Alright students, in this session we are going to cover paper 1 October-November 2016 variant 1-2. Question number 1, it says 9.03 minus 4.273 में अगर आपने 2.3 को ऐड किया तो कैसे करोगे 4.273 प्लस करना है हमने 2.3 को. ऑलराइट, 3 अपनी जगह, 7 अपनी जगह, 2 + 3 5, 6 2 + 4 6, तो ये आएगा 6.573. ऑलराइट, 9.03 में से आपने माइनस करना है 6.573. एंड पे कोई नंबर नहीं, जीरो है, कैरी लेना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा 10. 10 - 3 इट्स 7. अब यहाँ पर हमारे पास 3 नहीं था, ये हमारा 2 हो गया, एक हमने कैरी किया था, ठीक है, यहाँ भी हमने कैरी लिया तो ये आ जाएगा 12. 12 - 7 इट्स 5. ऑलराइट, 9 ने एक कैरी दिया होगा यहाँ पर 10. 10 ने कैरी आगे बढ़ाया था, तो यहाँ पर जो नंबर था दैट इज़ 9. 9 - 5 इट्स 4, और यहाँ पर 9 नहीं है, 8 था. 8 - 6 इज 2. तो आपके पहले का आंसर आ गया 2.457. ऑलराइट, नेक्स्ट वन, 8/9 - 6/7 आपने एलसीएम लिया. 9 7 का एलसीएम आ गया 63. 9 × 7 7 8 are 56 minus 7 × 9 times 63 and 9 6 are 54. That will be equals to 2 divided by 63. ये आंसर. Question number 2, given that 192 times 64.3 equals to 12345.6, write down the value of 0.192. अच्छा जी, यहाँ पर लिखा है 192 और मेरे पास है 0.192. इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल जो है वो 3 स्टेप्स लेफ्ट पर आ चुका है. ऐसे ही है ना भाई, कि यहाँ पर था 192 और मेरे पास आ गया 0.192. 64.3 और ये लिखा है 643. मतलब यहाँ पर जो डेसिमल कहाँ गया, डेसिमल एक स्टेप आगे गया है, तो 3 बड़ा है मेरे पास. इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो आंसर होगा वो आएगा मेरे पास, डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 2 यूनिट्स ऑन द लेफ्ट साइड. ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 123445.6 था, डेसिमल 2 यूनिट्स आ जाएगा तो ये आएगा 123.456. नेक्स्ट पार्ट, अगर मेरे पास लिखा है 12.3456, डेसिमल कहाँ है, 5 के बाद है, कहाँ शिफ्ट कर दिया 3 से पहले, मतलब 1 2 और 3 जंप्स मेरे पास मारी हैं लेफ्ट पर ना. 192 तो एज इट इज है, ठीक है, तो यहाँ पर जो डेसिमल है वो 3 यूनिट्स लेफ्ट आ जाएगा. अभी मेरे पास इसका आंसर क्या आना चाहिए, लिखा हुआ क्या है 64.3, डेसिमल 3 लेफ्ट पर आएगा 1 2 और 3, तो आंसर आ जाएगा 0.0643. Number 3, from symmetry in the diagram 5 small squares are shaded. Shade one more small square so that the diagram has exactly one line of symmetry. ये वाला बॉक्स यहाँ पर सिमेट्री का आया हुआ है, ये वाला इधर आया हुआ है. ठीक है, तो जो बॉक्स हमारा शेडेड वाला होगा वो ये वाला हो जाएगा, तो हमारे डायग्राम की एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी. और वो लाइन क्या होगी हमारे पास, वो लाइन हमारे पास ऐसे जा रही है. ठीक है, ये आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई. अब आप देखो तो ये बॉक्स यहाँ पर आ रहा है, ये बॉक्स इधर आ रहा है, ये बॉक्स इधर आ गया, आंसर हमारे पास ये वाला आंसर आ गया. ठीक है, ये आपका शेडेड आंसर है. पार्ट बी, इन द डायग्राम 3 स्मॉल स्क्वायर्स आर शेडेड. शेड वन मोर सो दैट द डायग्राम हैज रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4. ये यहाँ पे थर्ड पर है, यहाँ पे थर्ड पर है, यहाँ पे थर्ड पर है, तो यहाँ पर भी थर्ड पर होगा. सिंपल, इसका आंसर हमारे पास ये वाला बॉक्स आ जाएगा. ठीक है भाई, ये इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 4, द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल इज 1.23. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल. ऑलराइट, अगर आपके पास 3 पेंसिल्स हैं, उनकी कॉस्ट आ गई $1.23. अगर 5 पेंसिल होंगी तो क्या कॉस्ट होगी. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1.23, x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1.23 डिवाइडेड बाय 3. इसको सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ तंग कौन कर रहा है, डेसिमल तंग कर रहा है. उसको मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से. ठीक है ना, फायदा क्या हुआ, डेसिमल हट जाएगा. अब क्या बनेगा मेरे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 1.23 टाइम्स 100, इट विल बी 123 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 100. ऑलराइट, 5 1s are 5, 5 60s are 3 20s are 3 41s are. राइट, सो आंसर इज 41 डिवाइडेड बाय 20. अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 41 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा. 41/2 क्या हो जाएगा 20.5 डिवाइडेड बाय 10, मतलब क्या आ जाएगा 2.05. ये आपका आंसर. क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट. 74% का मतलब क्या हुआ 0.74 माइनस 0.7 एज इट इज, 0.77 लिखा हुआ है, माइनस 0.75 आ गया 3/4 का. अब आप सब में देखें सबसे छोटा कौन सा है, इससे छोटा कौन सा हुआ हमारे पास -3/4. उसके बाद कौन सा हुआ -0.7, फिर कौन सा आया हमारे पास 74%, और उसके बाद हमारे पास आ रहा है 0.7 डॉट. ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट,
In the diagram, ABC is a straight line and BF is parallel to DE. FB is 74 and DBF 65. Find CBD. कौन सा एंगल आपको निकालना है? CBD मतलब मुझे ये एंगल निकालना है, बहुत सिंपल है. मैं दोनों एंगल्स को ऐड करूंगा 74 प्लस 65 को. क्या आंसर आया मेरे पास? 5 प्लस 4 9, 7 प्लस 6 इज 13. और मैं इसको माइनस कर दूंगा 180 में से, तो ये आएगा मेरे पास 10 माइनस 9 इज 1, 7 माइनस 3 इज 4. तो आंसर इज 41. ऑलराइट. फाइंड रिफ्लेक्स एंगल BDE. BDE का मतलब क्या हुआ? BDE का मतलब एक तो एंगल ये आएगा मेरे पास, मुझे रिफ्लेक्स निकालना है, ये रिफ्लेक्स नहीं होगा. ठीक है, ये एंगल कैसे आएगा? यहाँ पर हमारे पास बन रहा है बेटा U बन रहा है. ठीक है ना, लाइंस पैरेलल चल रही हैं. U का मतलब ये होता है, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये एंगल मेरा स्मॉल d है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 65 प्लस स्मॉल d इक्वल्स टू 180. तो पहले तो मैं d निकाल लूंगा, दैट विल बी 180 माइनस 65. नाउ इट विल बी इक्वल्स टू 10 माइनस 5 इज 5. अब ये 8 नहीं है, ये 7 है. 7 माइनस 6 इज 1 और 1, तो ये आ गया आपका 115. ठीक है, मुझे रिफ्लेक्स निकालना है, तो मैं 360 में से माइनस कर दूंगा बेटा 115 को. 10 minus 5 is 5, 5 minus 1 it's 4 and 3 minus 1 it's 2. तो आपका आंसर आ जाएगा 245. That is the reflex angle. Next question, by making suitable approximation, estimate the value of रूट 3.98 मेरे पास आ जाएगा, अंडर रूट 4 602 आ जाएगा, 600 डिवाइडेड बाय 2.9 आ जाएगा मेरे पास 3. तो ये बनेगा मेरे पास रूट 4 is 2, 3 1s are 3, 3 2s are 6 मल्टीप्लाई बाय 200 which is equals to 400. ये आपका आंसर. Question number 7 from topic transformation. Diagram shows triangle A. Triangle is mapped onto triangle B by an enlargement. Triangle enlargement has center 3,3 and scale factor -2. तो पहला काम तो ये हुआ, मैं जरा enlargement का सेंटर हाईलाइट कर दूं. 3,3 मतलब ये वाला पॉइंट आ गया. ठीक है ना, 3,3 आ गया. और फैक्टर क्या है मेरे पास? -2 है. ठीक है जी, पहले हम स्टार्ट करते हैं. लेट सपोज हम इस पॉइंट की बात करते हैं. ये यहाँ से भी एक पॉइंट दूर है. ठीक है ना, एक बॉक्स का डिस्टेंस है. ये कितना हो जाएगा? 2 पे जाएगा ये. तो ये आ जाएगा 1 और 2. इसका मतलब ये जो पॉइंट था मेरे पास, लेट सपोज मैं इसको ग्रीन से हाईलाइट करता हूँ. ठीक है ना, ये ग्रीन मेरा ऑब्जेक्ट था, ये पॉइंट मेरा इधर आ जाएगा आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन. ऑलराइट, अब हम बात करते हैं इस येलो वाले की. ठीक है, ये येलो वाला यहाँ से कितना दूर है? 1 2, ये जाएगा 4 पर. 1 2 3 4, ये आ जाएगा इस तरफ आपके पास. सो दैट विल बी योर enlarged ट्राइंगल, enlarged पॉइंट. राइट, अब हम बात करते हैं इस ब्लैक वाले की. ब्लैक वाला कितना दूर है भाई? यहाँ से एक डायगोनल दूर है. कितना हो जाएगा? 2 पर आ जाएगा. तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, दैट मीन्स कि ये पॉइंट मेरा इधर आ जाएगा. कंबाइन करूंगा तो मेरी पूरी फिगर बन जाएगी. अब ये आपका enlarged ट्राइंगल बन गया. क्वेश्चन नंबर 8, राइट 51300 इन स्टैंडर्ड फॉर्म. डेसिमल कहाँ है? एंड पर होगा. कितने नंबर जम करने होंगे आपने? 1 2 3 4 5. तो क्या आएगा? 5.13 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5. ये आंसर है. पार्ट बी, express your answer in standard form. Evaluate 4 multiply by 10 to the power -5 multiply by 6 into power -4. Alright, 4 6 are 24 multiply by 10 to the power -5 -4. ये आ रहेगा -9. डेसिमल एक पीछे लेके जाना है आपने. इट विल बी 2.4 into 10 to the power -9 plus 1. इट विल बी -8. ये आपका आंसर. क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम द टॉपिक स्टैटिस्टिक्स. आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी y एक्सिस पर है, आपको फाइंड करने को बोला है फ्रीक्वेंसी. सबसे पहला काम फॉर्मूला लिख दें आप. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ. ऑलराइट, पहले की क्लास विड्थ मेरे पास क्या है? फ्रॉम 0 to 20 क्लास विड्थ मेरे पास आ चुकी है 20 की है. ऑलराइट, तो मेरे पास क्लास विड्थ आ चुकी है 20. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मेरे पास क्या है? इट्स 1. तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1. फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सो फ्रीक्वेंसी फॉर द फर्स्ट पार्ट इट्स 20. आ गया मेरे पास 20. अगर फ्रॉम 30 to 35 देखूंगा, क्लास विड्थ क्या है मेरे पास? इन दोनों का डिफरेंस. ये आ गया मेरे पास 5. 30 से लेकर 35 की आपकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या है बेटा? 5 है. फॉर्मूला अप्लाई किया दोबारा. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी नहीं पता, क्लास विड्थ मेरे पास 5 है, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी 25. ये आ जाएगा मेरे पास आंसर इस पार्ट का. नेक्स्ट पार्ट, कंप्लीट द हिस्टोग्राम. तो ये आ जाएगा आपके पास. अब आपको यहाँ पर पहले फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी पड़ेगी. ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास? 30 है. क्लास विड्थ कितनी है? क्लास विड्थ आपके पास है 15. डिवाइडेड 15 कर दिया, आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी आ जाएगी? दैट विल बी इक्वल्स टू 2. तो इसका मतलब ये हुआ फ्रॉम 35 टिल 50 आपका जो ब्लॉक बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा 2 की हाइट पर. ऑलराइट, तो ये आपका हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम द टॉपिक फंक्शंस. आपको फाइंड करना है f ऑफ -2 होल 1/2. बेसिकली ये आपके पास x की वैल्यू है, तो जहां पर भी मेरे पास x लिखा है वहां पर मैं ये वैल्यू प्लेस कर दूंगा. ठीक है, 4 + 3 और ये आपका x है. तो यहाँ पर x का क्या आ जाएगा बेटा? इट विल बी -5/2. यहाँ पर भी आ जाएगा -5/2. सिंप्लीफाई करते हैं इसको. सो इट्स 4 - 15 डिवाइडेड बाय 2.
that will be 8 minus 15 divided by 2 which is equals to minus 7 upon 2. ये आपका आंसर. नेक्स्ट पार्ट, यू नीड टू फाइंड एफ इनवर्स ऑफ 5. पहले आपको इनवर्स का फंक्शन बनाना पड़ेगा. एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, इट्स 4 प्लस 3x. स्टेप्स क्या होते हैं हमारे पास, y लिखा है यहाँ पर 4 प्लस 3x. x को बनाना है सब्जेक्ट, दैट विल बी y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू x. अब जहाँ पर y है वहाँ पर x आ जाएगा और जहाँ पर हमारे पास x है वहाँ पर आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ x. अब मुझे चाहिए एफ इनवर्स ऑफ 5, जहाँ पर x है वहाँ 5 प्लेस कर दूंगा मैं. So that will be 5 minus 4 divided by 3 which is equals to 1 upon 3. Question number 11, y varies inversely as the square of x. क्या मतलब हुआ, y varies inversely as the square of x. जब साइन हटेगा उसकी जगह क्या आएगा विद एक्स स्क्वायर. आपको x और y दिया हुआ है, जब y आपको 9 दिया हुआ है, k आपको फाइंड करना है, x is 2 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो k का आंसर आ जाएगा मेरे पास 36. फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x is equals to 3. मैं अपनी इस इक्वेशन से स्टार्ट करूंगा. ये बना मेरे पास y इक्वल्स टू k की जगह 36 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. तो 36 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और y इज इक्वल्स टू 4. ये आपका पहले पार्ट का आंसर. नेक्स्ट पार्ट, व्हेन x इज इक्वल्स टू n y इक्वल्स टू p. राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर y इन टर्म्स ऑफ p व्हेन x इज इक्वल्स टू 2n. ऑलराइट, जब आपके पास x n हो गया तो y आपके पास आ गया p. इक्वेशन क्या थी मेरे पास, y इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. पहले मैं k निकालूंगा तो y की जगह मैंने p प्लेस कर दिया, k की जगह k आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज बेसिकली n स्क्वायर. तो मेरे पास k की वैल्यू आ चुकी है, दैट इज p टाइम्स n स्क्वायर. मैं दोबारा अपना क्वेश्चन इसी इक्वेशन से स्टार्ट करूंगा, दैट इज y इज इक्वल्स टू k की जगह आ जाएगा p n स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ p व्हेन x इज 2n. अब जहाँ पर मेरे पास x है वहाँ पर मैं क्या प्लेस करूँगा, 2n. तो ये आ जाएगा 2n का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू pn स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4n स्क्वायर. n स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो द आंसर इज p डिवाइडेड बाई 4. नंबर 12 फ्रॉम द टॉपिक स्टैटिस्टिक्स. आपको क्या निकालना है, मोड. मोड क्या होता है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरे पास है 25, सो द मोड इज 0. उसके बाद क्या आएगा मेरे पास, कैलकुलेट द मीन. मीन के लिए मुझे क्या पहले काम करना होगा, fx करना है. 25 into 0, 0, 15 ones are 15, 6 twos are 12, 3 threes are 9, 4 ones are 4 and 0 into 5 is 0. Alright, सबको अगर मैं ऐड करूँ तो क्या आंसर आएगा, 15 plus 12 it's 27, 27 plus 9 it's 36, 36 plus 4 is 60. तो ये आ जाएगा मेरे 36 plus 4 is 40. तो ये आ गया मेरे पास समीशन एफ एक्स. फार्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ. ये मीन का फार्मूला होता है, ठीक है. समीशन ऑफ एफ एक्स आप निकाल चुके हो 40. समीशन ऑफ एफ कितना है, इट्स अ 50 डे पीरियड, तो ये आ रहेगा 50. सो मीन यू हैव इट्स 4/5 विच इज इक्वल्स टू 0.8. Question number 13, triangle ABC is mapped onto triangle A dash B dash C dash by rotation center O through 110 degree clockwise. Draw and label A dash B dash C dash. यहाँ पर मैं काम रफली करूँगा बट मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह. देखें बेटा गौर से, मुझे इस ट्राइंगल को रोटेट करना है थ्रू द एंगल ऑफ 110 डिग्री. ऑलराइट, और सेंटर पॉइंट मुझे मार्क किया हुआ है, दैट इज O. स्टार्ट करते हैं बेटा हम पॉइंट ए से. पहला काम क्या करना होगा आप लोगों ने, पहला काम आपने ये करना होगा कि आपने ए की लाइन, ए के पॉइंट को कनेक्ट करें अपने सेंटर से. ए के पॉइंट को मैंने कनेक्ट कर दिया सेंटर से, कर दिया भाई, ठीक है. अब आपने अपना डी प्लेस करना है. जाहिर बात है आपने जब डी प्लेस किया होगा तो आपका डी कुछ ऐसा हो जाएगा. ये लेट सपोज मैंने जरा से मेरा डी बना दिया रफली. ऑलराइट, ये मेरा डी आ गया. मुझे एंगल क्या मार्क करना है इस पर 110. अब हम सबको पता है डी हम सब यूज़ करते हैं कि यार यहाँ पर तो मेरे पास स्ट्रेट पर जो एंगल होता है दैट इज़ 90 डिग्री. अगर मुझे 110 करना है तो 110 ऑब्वियसली कि 90 से थोड़ा ज़्यादा होगा. तो लेट सपोज मैं कहता हूँ कि यार ये वाला जो एंगल बन रहा है मेरा, इट्स एट 110. ये एंगल आ गया मेरा 110. ये मैं बिल्कुल रफली करके बता रहा हूँ, आपने इसको डी से मेजर करना है, ठीक है बेटा. तो मैंने पहले क्या किया, मैंने ओ से 110 डिग्री पर एक लाइन मार्क कर दी है, ये कर दी मैंने. अब आते हैं पॉइंट ए पर. अब मैंने कंपास खोलना है, ठीक है. कंपास खोला मैंने. कंपास कहाँ रखना है, मैंने कंपास मैंने रखा ओ पर, ठीक है बेटा. कंपास ओ पे रखा और आर्क कहाँ तक खोलना है, इससे ए तक का आर्क खोलना है. जो आर्क आपने खोला होगा वही आर्क आपने इस लाइन पे लगा दिया होगा, ठीक है. जब आपने ओ पे रखा और ए तक आपने डिस्टेंस ओपन किया, ये एक डिस्टेंस आ गया कंपास पर. आपने वही डिस्टेंस का आर्क अपनी लाइन पे मार दिया इस जगह पर. तो ये जो पॉइंट होगा आपका दैट विल बी ए डैश. ऑलराइट, अब अगर आप देखोगे यार बी जो होगा वो भी तो इसी लाइन पर होगा, लेकिन वो ए से पहले होगा. तो अब आपने क्या किया, अब आपने कंपास खोला, ओ पे रखा, लेकिन कहाँ तक कंपास खोलना है, बी तक खोलना है आपने. ये डिस्टेंस आपने लिया और आपने बी के लिए आर्क लगा दिया. यहाँ पर ये आ गया मेरे पास बी डैश. ऑलराइट क्लास, तो मेरे पास एक लाइन मिल गई मुझे ए और बी की. अब आते हैं बेटा सी पर.
सी के लिए भी काम हमारा बिल्कुल ऐसे ही होगा कि पहला काम आपने क्या किया, आपने सी को अपने सेंटर पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये आ गया मेरा सी का पॉइंट। अब मैं अपना ये वाला डी को थोड़ा रिमूव करूँगा ताकि सी की आपको वर्किंग बता सकूँ। बेटा मैं अपना डी रखूँगा जब सी और ये मेरा डी आ जाएगा, ठीक है, ये मेरा डी आ गया, मैं सी को रोटेट कर रहा हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पर 90 होगा, ये तो 90 होता है मेरा, मुझे जाना है 110 पर, तो 110 वाली लाइन जो है वो 90 से ज़्यादा होगी। तो ये जो मैंने लाइन बनाई है दैट इज़ द एंगल 110। जब आपने लाइन को हाईलाइट कर दिया, अब सिर्फ बात है डिस्टेंस की। आपने कंपास रखा ऊपर और आपने सी तक का कंपास ओपन कर लिया। जितना वो कंपास था उसी कंपास को आपने यहाँ पर मार्क कर दिया। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि यार ये जो डिस्टेंस है मेरा, ये मैंने ग्रीन से मार्क कर दिया और यहाँ पर भी मेरा ग्रीन से एक मार्क हो गया, दैट इज़ माई पॉइंट सी डैश। और अब आपने इनको कनेक्ट कर दिया। सो दैट्स हाउ योर ट्राइंगल लुक्स लाइक आफ्टर रोटेशन। बट कीप इन माइंड कि ये सारा मैंने रफली किया है, आपने इसको प्रॉपर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से करना है। मेरे पास इस सॉफ्टवेयर में चीज़ें अवेलेबल नहीं है, ठीक है बेटा, मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको बताया है। आपने एक्चुअल में काम ऐसे ही करना होगा और आपका ट्राइंगल ऐसे ही बनेगा। पहला स्टेप क्या किया था, आपने अपने सेंटर पॉइंट से ए और ए को कनेक्ट किया था, ठीक है बेटा। फिर आपने देखा कि 130 का एंगल कहाँ पर आ रहा है, 110 का, सॉरी 110 का आपने लाइन मार्क करी। फिर आपने कंपास रखा ऊपर, ए तक कंपास खोला था आपने और आपने वही आर्क यहाँ पे मार दिया था। वही आपने बी पर कंपास खोला, वही आर्क आपने यहाँ पे मार दिया। सी के लिए पहले आपने 110 डिग्री बनाया, उसके बाद आपने ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस मेजर किया कंपास से और फिर आपने वही आर्क लगा दिया और तीनों पॉइंट्स को आपने कनेक्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14, इन द वेन डायग्राम शेड द रीजन रिप्रेजेंट द सबसेट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। ऑलराइट, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी तो शेड नहीं होगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। ए और सी तो होगा लेकिन साथ में जो बी वाला पार्ट है वो हमारा नहीं होगा, तो ये पोर्शन शेडिंग का होगा। ये आपकी शेडिंग हो गई, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। सी पूरा क्यों होगा, यहाँ पर यूनियन है बेटा। नेक्स्ट पार्ट, in a group of 36 students, 43 study Spanish, 17 study French, and 4 study neither Spanish nor French. Drawing a Venn diagram, find the number of students who study both Spanish and French. तो पहला काम क्या करते हैं, एक Venn diagram बना लेता हूँ अपने पास, ठीक है। उसमें मेरे पास चूंकि दो इवेंट्स हैं, एक स्पेनिश है और एक मेरे पास फ्रेंच है। स्पेनिश आ गया, फ्रेंच आ गया। 23 जो है वो स्पेनिश में है और 17 फ्रेंच में है। 4 जो है वो कहीं पर भी नहीं है। आपको क्या निकालना है, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो पहले मैं कहूँ जितने लोग हैं स्पेनिश पढ़ लें वो आएगा 23 माइनस एक्स, जो दोनों पढ़ लें वो एक्स है, जो खाली फ्रेंच पढ़ रहा है वो है 17 माइनस एक्स, और जो कुछ नहीं पढ़ रहा वो है 4, और टोटल कितना है हमारे पास 36। सिंप्लीफाई किया तो एक्स और एक्स तो कैंसिल हो गया। 23 प्लस 17, 23 प्लस 17 इट्स 40। सो 40 माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 36। 40 प्लस 4 44, 36 को यहाँ शिफ्ट कर दिया, माइनस 36 इक्वल्स टू एक्स। तो x का आंसर आपके पास आ जाएगा 8। ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट वन, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू माइनस 8। तो पहला काम, मैं अपनी पहली इक्वेशन को उठाऊंगा 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 और मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन क्या आ गई, 9x प्लस 3y इक्वल्स टू 27। जो मेरी सेकेंड इक्वेशन थी दिस वन, इसको मैं एज लिख रहा हूँ, इट्स 2x प्लस 3y इक्वल्स टू माइनस 8। मेरे पास y और y सेम हो चुका है। अब मैंने सिंपल क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस, फायदा क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया। लेफ्ट ओवर क्या है, 9 माइनस 2 7x इज इक्वल्स टू 27 प्लस 8 इट्स 35। x का आंसर आ जाएगा आपके पास 5। जैसे ही x का आंसर आ गया, मैं अपनी इक्वेशन फर्स्ट उठाऊंगा, 3x प्लस y इक्वल्स टू 9। y क्या हो जाएगा, y is 9 minus 3 times of x, x is 5, so y is 9 minus 15 which is equals to negative 6। तो आपके पास x का आंसर 5 आ गया और y का आंसर negative 6। Question number 16 from indices, 3 square is 9, 3 power 1 is 3, 3 power 0 is 1, so that will be equals to 13। ये आपके पास आंसर। जब पावर नेगेटिव आ गई आपके पास, you need to flip the fraction, so that will be 3 upon 4 whole square leads to 9 upon 16। 16y टू द पावर 6 होल पावर 1 अपॉन 2। 1 अपॉन 2 तो दोनों पर अप्लाई होगी। 16 की पावर 1 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, दैट विल बी 4। y की पावर 6 अपॉन 2 इट्स 3। ये आपका आंसर। नेक्स्ट वन, सम मनी इज शेयर्ड बिटवीन अली, बैन एंड कार्ड इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। बैन रिसीव $60, हाउ मच मनी इज शेयर्ड। ऑलराइट, मेरे पास 3 दोस्त हैं, अली, बैन और कार्ड, उनका रेशियो मेरे पास आ गया। बैन को मिला 60। जब बैन को 60 मिला तो बैन का रेशियो क्या है, हमारे पास 3 है, मतलब जब रेशियो 3 होगा तो आपको मिल रहा है 60। अगर मैं टोटल रेशियो निकालूं इसका तो 5 प्लस 3 इज 8, 8 प्लस 2 इज 10।
तो इनका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 10। सवाल ये कह रहा है भाई 10 होगा तो टोटल कितना शेयर हुआ होगा। आपने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3t इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 60, t इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 3, 3 1s आर 3, 3 20s आर 10 20s टाइम्स 200, ये आपका आंसर। एक्सप्रेस द रेशियो 3 होल 1/2 आवर्स इंटू 14 मिनट्स। ऑलराइट, ये आपके पास पहली चीज़ क्या आ रही है, कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो ये आ गया 3 होल 1/2 का मतलब क्या हुआ 7/2, क्योंकि आवर्स था मैंने मिनट्स में लेकर आना है, मल्टीप्लाई बाय 60 कर दिया। 14 अपनी जगह है बेटा। 2 1s आर 2, 2 30s आर 30 इंटू 7 इज 210 टाइम्स 14, दोनों को 7 से कैंसिल करते हैं। 7 3s आर 21, 0 अपनी जगह, 7 2s आर 14, दोनों को 2 से कैंसिल करते हैं। 2 1s आर 2 एंड 2 15s आर 30, आंसर इज 15:1। Question number 18 from the topic probability. 4 cards are marked with numbers 1 2 3 4. One card is chosen at random and second card is then chosen at random from the remaining 3 cards. The sum of the numbers on the 2 cards is calculated. अब मान लें कि आपने 1 उठा लिया, जब आपने 1 पिक कर लिया, अब दोबारा 1 तो है नहीं, इसके बाद 1 के बाद 1 आना पॉसिबल नहीं है, 2 के बाद 2 आना पॉसिबल नहीं है। तो पहला काम ये करना है कि आपने अपनी डायग्राम में सबका सम लिखना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। What is the possibility that the sum is less than 2? अगर आप देखोगे तो किसी का भी सम लेस देन 2 तो आ नहीं रहा, तो पहले का आंसर तो स्ट्रेट अवे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट द सम इज ग्रेटर देन 5? 5 से बड़े नंबर कौन कौन से आ रहे हैं, 1 2 3 4। ऑलराइट, कितने नंबर हुए आपके पास, 4 नंबर्स हुए। आउट ऑफ टोटल कितने नंबर्स हैं, अगर हम काउंट करें तो 3 6 9 12, टोटल आ रहे हैं मेरे पास 12, तो आंसर आ जाएगा बेटा 1/3। नेक्स्ट वन, अ बॉक्स हैज अ मास ऑफ 1.7 kg करेक्ट टू द नियरेस्ट 1.1 kg। ऑलराइट, तो यहाँ से मैं अगर इसका स्केल फैक्टर निकालूंगा तो दैट विल बी 0.1 डिवाइडेड बाई 2 लीड्स टू 0.05। राइट डाउन द लोअर बॉन्ड। ऑलराइट, तो मेरे पास 1.7 है, अगर लोअर बॉन्ड निकालना है मुझे माइनस करना पड़ेगा 0.05 विच लीड्स टू 1.65, ये आपके पास पहले का आंसर। नेक्स्ट वन, द बॉक्स होल्ड्स 100 jars, ईच जार हैज अ मास ऑफ 140 grams करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 grams। पहली बात यहाँ पे स्केल फैक्टर निकाला, कैसे निकाला आपने, सिंपल 10/2 कर दिया, ये आ गया आपके पास 5। अब क्या कह रहा है 140 का ग्राम का, ठीक है। कैलकुलेट द लोअर बॉन्ड ऑफ द टोटल मास ऑफ द बॉक्स एंड 100 jars। ऑलराइट, तो मेरे पास जो जार है अगर मैं उसका निकालता हूँ, ये आ जाएगा मेरे पास 140 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 135। ये एक जार का लोअर बॉन्ड आ गया, ठीक है। मेरे पास कितने जार्स हैं, मेरे पास तो 100 जार्स हैं, सॉरी, मेरे पास 100 जार्स हैं, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा विच इज इक्वल्स टू 13500। ये मेरे पास सारे जार्स का मास आ गया इन ग्राम्स। ये कह रहा है टोटल मास निकालना है आपने बॉक्स का भी। अच्छा, बॉक्स के बारे में बात करते हैं। बॉक्स का जो आपके पास मास है इट्स 1.65, बट ये केजी में है, तो मैं करूँगा 1.65 को मल्टीप्लाई बाय 1000 विच इज़ इक्वल्स टू 1650। अब मेरे पास एक आ गया 13,500 और एक आ गया 1650, दोनों को ऐड करते हैं। 0 5 + 0 इज़ 5, 6 + 5 इट्स 11, 3 + 2 इट्स 5 और ये आ गया 1। ये जो आपका आंसर आया 15150, ये ग्राम्स में आ रहा है। कन्वर्ट करने के लिए आपने डिवाइड करना है इसको 1000 से, तो आंसर आ जाएगा 15.15। नेक्स्ट पार्ट, सॉल्व द इक्वेशन 2x - 1/4 + x - 2/3। पहला काम आपने क्या किया, आपने एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 12। ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ और ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ। दैट विल बी 6x - 3 + 4x - 8 इक्वल्स टू 2। 6x + 4x 10x हो जाएगा, -3 - 8 - 11 इक्वल्स टू 12। वहाँ शिफ्ट कर दिया, 24 आ गया। 10x इज इक्वल्स टू 24 + 11 इट्स 35। x इज इक्वल्स टू 35 डिवाइडेड बाई 10, सो x इज इक्वल्स टू 3.5, ये आपका आंसर। Next part, the volume of a sphere is 4/3 pi r cube. During a storm, raindrops fall into a cylinder which stands on a horizontal ground. The cylinder was empty before the storm started. The cylinder has a radius of 20 millimeter. Each raindrop is a sphere of radius 2 millimeter. After the storm, the depth of the water in the cylinder is 16. Calculate the number of drops. All right. आपके पास एक सिलेंडर था स्टार्ट में जो कि बिल्कुल एम्प्टी है। उस सिलेंडर का आपको क्या दे दिया, आपको उस सिलेंडर का रेडियस दे दिया, इट्स 20। ऑलराइट, ये आ गया 20 मिलीमीटर और इसकी हाइट के बारे में कोई बात नहीं की गई है, ठीक है बेटा। आपको जब ये पूरी रेन ख़त्म हो गई तो आप द डेप्थ ऑफ द वाटर इन सिलेंडर इज 16। मान लीजिए कि मैं आपसे कहूँ कि जब ये बारिश ख़त्म हो गई तो जितना पानी इसमें आ गया, जमा हो गया, उसकी आपको डेप्थ दे दी है, कितनी है, इट्स 16 मिलीमीटर।
ऑलराइट। आपको क्या निकालना है, यू नीड टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ रेन ड्रॉप्स। ठीक है, पहला काम मैं करूंगा बेटा, वॉल्यूम निकालूंगा सिलेंडर का। वर्किंग फार्मूला इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस इज व्हाट, रेडियस इज 20 एंड हाइट इज व्हाट, हाइट इज 16। सिंप्लीफाई किया तो दैट विल बी 400 टाइम्स 16 टाइम्स पाई। पेपर 1 है, मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, बस इतना कर सकता हूँ कि 16 4s आर 64, तो ये आ रहेगा 6400 पाई। इसके आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब निकालता हूँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो आपके पास आ रहा है, ईच रेन ड्रॉप इज द स्फीयर ऑफ रेडियस 2/2 मिलीमीटर। वर्किंग फार्मूला इज 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस इज व्हाट, रेडियस इज 2, तो ये आ रहेगा 4/3 पाई, आर इज व्हाट 8 हो जाएगा, 8 4s आर 32/3 टाइम्स पाई। अब मुझे निकालना है भाई कितने रेन ड्रॉप्स इसमें आए होंगे, ठीक है ना। तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आया बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मेरे पास आया 6400। मैं इसको डिवाइड कर दूंगा एक रेन ड्रॉप के वॉल्यूम से, दैट इज 32/3 पाई, और मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। जो आंसर आएगा वो मेरा नंबर ऑफ रेन ड्रॉप्स होंगे। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा मेरे पास 6400 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 32। ऑलराइट, 2 से सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं इसको। 2 16s आर 32, 2 टाइम्स 3200, 16 1s आर 16, 2s आर 200, 2 3s आर 600। ये रेन ड्रॉप्स होंगे जो टैंक में आए होंगे। ऑलराइट क्लास, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम लोकस। मैं यहाँ पे सारा काम रफली करूंगा, मेरे पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। डायग्राम शो द ट्राइंगल ABC, कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ अ पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल दैट आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड D। पहले पार्ट का मतलब क्या हुआ, आपने क्या बनाना है, आपने यहाँ पर लाइन बाइसेक्टर बनाना है। ऑलराइट, A और B पर, A पर आपने कंपस रखा, ठीक है, मोर देन हाफ, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। तो जब मैंने A पे कंपस रखा होगा तो मेरा एक आर्क ऊपर ऐसे बन गया, एक आर्क नीचे ऐसे बन गया। सेम मैंने B पर भी ये काम किया होगा, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स मेरे आ रहे होंगे, इनको जब मैं कनेक्ट कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। दैट इज योर फर्स्ट पार्ट आंसर। ऑलराइट, उसके बाद कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ अ पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम AB एंड BC। यहाँ पर क्या अप्लाई करोगे आप, यहाँ पर आप एंगल बाइसेक्टर बनाओगे, और कौन सा एंगल बाइसेक्ट होगा, विच इज कॉमन, दैट इज B। मैंने B पर अपना कंपस रखा, एक आर्क यहाँ लगाया, एक आर्क यहाँ लगाया, कंपस चेंज नहीं होगा। इस कंपस से एक आर्क आएगा इधर, इस पॉइंट से एक आर्क आएगा इधर। अब मैं इन पॉइंट्स को B से कनेक्ट करूंगा और लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ गया पार्ट B का आंसर। पार्ट C, ऑन द डायग्राम शेड द रीजन इनसाइड द ट्राइंगल विच कंटेन्स द पॉइंट्स दैट आर नियरर टू A। अच्छा, इस तरह के सवाल पे जो ना आप हमेशा एरो बना लिया करो। ये कह रहा है नियरर टू A देन टू B, जहाँ पर A से और B से बिल्कुल बराबर होगा वो ये लाइन है, वो ये कह रहा है A से करीब हो जाए। इसका मतलब भाई इस लाइन से नीचे आना पड़ेगा A से करीब होने के लिए, ठीक है। जब तक पॉइंट यहाँ पर है वो A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है। अगर वो कह रहा है कि A से नियर होना चाहिए तो इस पॉइंट से A की तरफ आएगा वो। अगला बात कर रहा है नियर टू BC देन AB। ये जो लाइन है ग्रीन वाली, यहाँ पर जब पॉइंट होगा तो वो BC और AB से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर होगा। ये कह रहा है कि BC से नियर हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन से राइट की तरफ, ठीक है। तो जो आपका शेडेड रीजन आ रहा है, शेडेड रीजन कहाँ आ रहा है आपके पास, जरा गौर से देखिएगा। शेडेड रीजन मेरा ये रीजन बन रहा होगा, इस लाइन से ब्लू से नीचे आएगा और ग्रीन से राइट पर होगा। बेटा ये आपका फाइनल आंसर होगा। मैंने बहुत रफली बनाया इसको, लेकिन आपका बनेगा इसी तरह, आपकी लाइंस बनेगी और यही आपका रीजन शेड हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 23, द डायग्राम शो द स्क्वायर पीस ऑफ कार्ड फ्रॉम विच आर ट्राइंगुलर एंड 2 स्मॉल स्क्वायर्स आर रिमूव्ड। ऑल लेंथ्स ऑन द डायग्राम आर इन सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड कार्ड। तो पहले मैं पूरे का एरिया निकाल देता हूँ। पूरा एरिया अगर आप देखें तो ये आपके पास 5/5 है, मतलब ये एक स्क्वायर है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25, ठीक है जी। उसमें से मैंने माइनस क्या करना है, ये छोटा स्क्वायर, ये एक बड़ा स्क्वायर और ये एक ट्राइंगल, इन तीनों का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ये 1 है तो ये भी 1 होगा मेरे पास, ठीक है। एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आ रहेगा 2 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इट्स 1/2। बेस इज व्हाट, नाउ बेस की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। टोटल आपके पास 5 है, ठीक है जी। ये आपके पास 2 आ गया, दैट मीन्स द लेफ्ट ओवर पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके पास आ रहेगा 3। इसी तरह अगर आप हाइट की बात करें, पूरी आपके पास 5 है और ये 1 है, तो हाइट ऑफ द ट्राइंगल भी आप निकाल लोगे, दैट विल बी 4। तो बेस इज 3 एंड हाइट इज 4, दैट विल बी इक्वल्स टू 6।
तो टोटल एरिया मेरे पास 25 था, उनमें से मैंने माइनस क्या करना है, 1 माइनस करना है, 4 माइनस करना है और 6 माइनस करना है। ठीक है बेटा, तो टोटल कितना हो गया, 6 + 4 10, 10 + 1 11, 25 माइनस 11 इट्स 14, ये आपका आंसर। आफ्टर दैट इट सेज कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड कार्ड। पेरीमीटर के लिए आपको ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ कितनी है आपके पास, इट्स 4 राइट। तो मैं यहाँ पर ज़रा शेड कर दूँ कि आपको कौन कौन सी लेंथ निकालनी है। आपको ये लेंथ चाहिए, इट्स 4, उसके बाद आपको ये लेंथ चाहिए होगी, दैट विल बी 5 - 2 3 आ जाएगा। ठीक है, मैं लेंथ भी लिख रहा हूँ, ये मेरे पास 4, सॉरी ये मेरे पास 4 है बेटा। ठीक है, ये वाली 4 आ गई, ये वाली आ गई मेरे पास 3 आ गई। उसके बाद मैंने किसको ऐड करना है यहाँ पर, उसके बाद मैंने ऐड करना है ये वाली लेंथ को ऐड करना है, इट्स 2, ये भी 2 है मेरे पास। ठीक है जी, ये 1 है और ये भी 1 है। अब जो लेंथ रह गई है, ये वाली लेंथ मैं कैसे निकालूंगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ऑलराइट, तो पाइथागोरस अप्लाई करते हैं बेटा। लेट्स सपोज कि इसको मैं कहता हूँ कि मेरा h है, तो h स्क्वायर इक्वल्स टू ओ स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। आपने सिंप्लीफाई किया, दैट विल बी इक्वल्स टू 5। तो ये लेंथ मेरे पास आ चुकी है 5। नाउ फॉर द पेरीमीटर वी नीड टू ऐड ऑल द लेंथ। जो मैंने लिखे हुए 4 + 3 + 2 + 2 + 5 + 1 + 1 सबको ऐड करना है। यू विल गेट द टोटल वैल्यू, इट्स 18, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 फ्रॉम द टॉपिक सर्कल प्रॉपर्टीज। ए पूरा आपके पास क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी डी एंड ई लाई ऑन द सर्कल, बी ओ इज द स्ट्रेट लाइन, डी ए बी इज 34, फाइंड एक्स। ऑलराइट, एक्स मेरे पास ये वाला एंगल है। कैसे निकालेंगे भाई, ये जो 34 है ये इस लेंथ को फेस कर रहा है, एक्स भी इसी आर्क लेंथ को फेस कर रहा है। ए मेरे पास जो है वो सर्कमफेरेंस पर है, एक्स सेंटर पर है। तो एक्स के लिए हो जाएगा मेरे पास 34 × 2 विच इज इक्वल्स टू 68। ये मेरा एक्स का आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, फाइंड वाई। वाई कहाँ है मेरे पास, ये रहा वाई। वाई और ए ये बन रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल वाई प्लस 34 इक्वल्स टू 180। तो एंगल वाई इक्वल्स टू 180 माइनस 34। 180 में से अगर आपने 34 निकाला, दैट विल बी इक्वल्स टू 146। ऑलराइट, सो इट्स 146। उसके बाद फाइंड जेड। जेड के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जेड के लिए मैं वाई और जेड को ले सकता हूँ साइक्लिक पर। ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180। एंगल वाई मेरे पास आ चुका है, इट्स 146 प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180। तो एंगल जेड इज इक्वल्स टू 34। ये आपका जेड का आंसर आ जाएगा। 34 एक और तरह से भी आप निकाल सकते हो कि एंगल इन सेम सेगमेंट। एक आपके पास ये बन रहा है, ठीक है ना, और एक आपके पास ये कॉर्ड वो बन रहा है सेगमेंट। तो एंगल इन सेम सेगमेंट से भी आपके पास जेड 34 आ रहा है। लास्ट पार्ट फाइंड टी। टी आपके पास ये वाला एंगल है, ये कैसे आ सकता है आपके पास। इसके लिए पहले मैं एक काम ये करूँगा, मैं ये वाला जो येलो से मैंने एंगल मार्क दिया ना, मैं ये निकालूंगा। ये कैसे आएगा, ये आएगा 180 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल्स टू 68। तो 180 में से अगर आप माइनस करोगे 68 को, यू विल गेट 112। ऑलराइट, तो ये एंगल आ गया बेटा 112। अब इसमें और टी में आप रिलेशन देखो, एंगल एट सेंटर इसका हाफ हो जाएगा सर्कमफेरेंस पर। तो अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 56। ये मेरा आंसर हो जाएगा एंगल टी का। क्वेश्चन नंबर 25, इन द डायग्राम द लाइन 3y + 2x = 13 मीट्स द एक्सेस एट ए एंड बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। जब ए की बात की जाएगी तो ए पे खास बात क्या है, ए की खास बात बेटा ये है कि इस पर x की वैल्यू 0 होगी क्योंकि ये y पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो मैं अपनी इक्वेशन में जो मुझे दी है 3y + 2x = 13 में जब मैं x की जगह 0 प्लेस कर दूंगा तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी 13 / 3। तो मेरे पास a के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं 0 एंड 13/3। 13/3 को अगर हम लिखें रेश उसकी फॉर्म में तो 3 4s are 12, बचा मेरे पास 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 होल 1/3। 4 होल 1/3 मेरे पास a के कोऑर्डिनेट्स आ गए। 13/3 भी अगर आप लिखेंगे दैट इज एक्सेप्टेबल एज वेल। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। ऑलराइट, हो गया। अगला पार्ट, 2 of the shaded region R is defined by 5 inequalities, right? 1 2 3 4 5 5 inequalities हैं। 2 of these are given, write down the other 3 inequalities। देखें, इनइक्वालिटी से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, इससे पहले आपको इक्वेशन मालूम होनी चाहिए। तो मैं सारी लाइंस की इक्वेशन लिखता हूँ। स्टार्ट करते हैं इस लाइन से बेटा। इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरे पास, y = 6। इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x = 6। इस लाइन की इक्वेशन मेरे पास क्या हो जाएगी, दिस वन। इसकी हो जाएगी मेरे पास x = 1 और इसकी मेरे पास हो जाएगी y = 2
और जो इंक्लाइंड लाइन है वो तो मुझे दी हुई है 3y प्लस 2x इक्वल्स टू 13, ये भी मैं लिख लेता हूँ 3y प्लस 2x इक्वल्स टू 13। ऑल राइट क्लास, इसमें से मुझे कौन कौन सी पता है बेटा, x लेसर देन वाली मुझे पता है, दैट मीन्स कि मुझे इस पर काम नहीं करना, मुझे दी हुई है, और मुझे y वाले पर काम नहीं करना, मुझे दी हुई है। बाकी सबकी मुझे इनइक्वालिटी निकालनी है, बहुत सिंपल है। पहले हम स्टार्ट करते हैं y इक्वल टू 2, हमें जाना है r की तरफ, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा साइन ऊपर होगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पहले का आंसर आ गया। अब आते हैं हम x की तरफ, हमें जाना है राइट पर, तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब आते हैं जो लाइन हमें गिवन थी, इस लाइन से हमें जाना है ऊपर, तो ये आ जाएगा 3y प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13, ये आपके आंसर्स। Next part, the point P is in the shaded region given that AP is as large as possible, write down the coordinates of P। देखिए आपके पास A तो फिक्स है, ठीक है ना, A तो आपको उसने दिया हुआ है, A तो मेरे पास पॉइंट फिक्स है। अब मुझे बात कर रहा है P की, अब भाई P यहाँ भी हो सकता है, P यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अगर P यहाँ होगा तो डिस्टेंस कम होगा एज कम्पेयर टू P अगर यहाँ होगा, P जब यहाँ होगा डिस्टेंस कम होगा कि एज कम्पेयर टू P यहाँ होगा। तो P का पॉइंट कहाँ हो सकता है, तो P का जो मेरे पास मैक्सिमम पॉइंट हो सकता है वो यहाँ हो सकता है, ठीक है ना, दैट इज द कोऑर्डिनेट 6 and 2। ये आप स्केल रख के भी मेजर कर सकते हो कि यार P अगर यहाँ रखूँ तो उसका लेंथ क्या आ रहा है सेंटीमीटर में ए विद रिस्पेक्ट टू A, और यहाँ रखूँ तो लेंथ क्या आएगी, तो आपको हमेशा इस पॉइंट की लेंथ ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो 1 मार्क का सवाल है, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स देना ऐसा वर्किंग रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैंने सिंपल क्या देखा भाई, P यहाँ का होना चाहिए, P के बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे, लेकिन जहाँ पे डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है वो पॉइंट मेरा होगा 6,2 का, ये आप स्केल से वेरीफाई भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26 फ्रॉम द टॉपिक nth term, you have a term 135। In the first sequence each term is 2 more than the term before it, मतलब डिफरेंस हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। वर्किंग फार्मूला मैं लिख दूं पहले, क्या होता है इसका, a प्लस n माइनस 1d, जहाँ पे डिफरेंस कांस्टेंट है। a क्या है आपकी फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, वी हैव फर्स्ट टर्म 1 प्लस n इज n, अननोन ही रहेगा। डिफरेंस क्या है, अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो इनका डिफरेंस 2 आ रहा है विच इज कॉन्स्टेंट, तो ये आ रहेगा 1 प्लस 2n माइनस 2 एंड द फाइनल आंसर इज 2n माइनस 1, ये आपका पहले पार्ट का आंसर। नेक्स्ट वन, द kth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 841। भाई बहुत सिंपल सी बात है, अगर nth टर्म है तो n आ रहा है, अगर kth टर्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, k आ जाएगा, तो kth टर्म के लिए आ जाएगा 2k माइनस 1, और kth टर्म कितनी दी हुई है आपको 841। सिंपल आपने यहाँ से k की वैल्यू निकाली है, दैट विल बी 842 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 421, ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, द nth टर्म ऑफ द सेकंड सीक्वेंस इज गिवन, फाइंड द फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म का मतलब क्या हुआ कि आपको n की जगह 4 प्लेस करना है, तो जहां भी मेरे पास n है अपनी इक्वेशन में वहां 4 प्लेस करूंगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 की पावर 4 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 3 माइनस n माइनस 1, मतलब 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 4 0 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या बचेगा 2 की पावर क्यूब 8, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो आंसर आपके पास 8 आ जाएगा, ठीक है। फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, अब वही काम करना है, अब आपके पास n की जगह क्या आ जाएगा, n की जगह 5 आ जाएगा। So now it will be 2 की पावर 5 minus 1 4 minus 5 minus 1 4, 5 minus 4 1 divided by 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 power 16 कितना होता है बेटा, 2 power 4 16 होता है, minus 2, so the answer is 14. Question number 27, the diagram shows the speed time graph of a car which slows down from 30 to 12 meter per second in 20 seconds and then continue at a speed of 12. Find the retardation when t equals to 10. Retardation इस लाइन की कांस्टेंट होगी, ऑल राइट। हम निकालते कैसे हैं भाई रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन, हम करते हैं क्या, राइज अपॉन रन, ऑलराइट। तो मेरे पास राइज क्या है, फ्रॉम 12 टिल 30, द राइज वी हैव इट्स 18, ऑलराइट। राइज पूरा नहीं होगा, 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ये आपका राइज है, दैट इज 18, और रन कितना है आपके पास, रन इज 20, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 9 अपॉन 10 विच इज 0.9। ये कंफ्यूज ना होइएगा कि हमने पूरा क्यों लिया जबकि वहाँ पर 10 की बात कर रहा है, बात याद रखिएगा, हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ऑलराइट। लाइन का ग्रेडियंट चेंज नहीं होता, एक ही होता है, वो चाहे आपको टाइम 1 पे बोले या 19 पे बोले, उसका आंसर 0.9 ही रहेगा, ऑलराइट क्लास। नेक्स्ट वन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बिटवीन t0 टू t20। आपने यहाँ का डिस्टेंस निकालना है, तो ये मेरे पास एरिया निकालना है, दो ऑप्शंस हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल भी कर सकते हैं या फिर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कर लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स टाइम हाइट, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई किया, व्हाट आर द पैरेलल साइड्स वी हैव, द पैरेलल साइड्स आर 30 एंड 12, तो ये आ गया 30 प्लस 12 एंड व्हाट इज द हाइट वी हैव, हाइट इज 20, तो ये आ गया 20, सिंपलीफाई किया आपने, 30 प्लस 12 इट्स 42,
42 टाइम्स 10 इट्स 420, ये आपका आंसर। लास्ट पार्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बिटवीन T20 एंड TK इज 60। मतलब कौन से डिस्टेंस की बात कर रहा है बेटा, सिर्फ ये इसके एरिया की बात कर रहा है कि इसका जो आपके पास एरिया है इट्स 60। वेरी सिंपल। नाउ आपको ये लेंथ कितनी दी हुई है, दैट इज K-20। ऑलराइट, शेप क्या है, रेक्टेंगल है, तो हम करेंगे K-20 L इंटू B, दैट इज 12 इज इक्वल्स टू 60। 12 जाके डिवाइड हो जाएगा, 60/12 इट विल बी 5 एंड K-20, सो K इज इक्वल्स टू 25, ये आपका आंसर।